आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में क्यों डिवाइड करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है। तो ये डिफरेंट सेक्टर बनाने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमको कंट्री की इकोनॉमिक हालत का पता लग जाता है कि लोग किस किस जगह पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब जैसे कि तुमने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर और यहाँ तक कि 2000 तक भी इंडिया के 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, लेकिन पिछले डिकेड में टर्शरी सेक्टर ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कि टर्शरी सेक्टर का शेयर बढ़कर 52% हो गया है, जो कि तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सेकंड, इसका ये फ़ायदा है कि हमको पता लग जाता है कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसा कि अभी हमने टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल लिया जो अभी लास्ट डिकेड में ही डेवलप हुआ है और इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है और सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब से मैं जीडीपी करे जा रहा हूँ, चलो जीडीपी के बारे में जानते हैं। तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक तो तुम जानते ही हो, जो हमारे घर का हो। तो असल में जीडीपी किसी भी कंट्री में बनने वाले गुड्स और मिलने वाली सर्विसेज की टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, और इसको हम किसी भी टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं, जैसे हर 4 महीने के बाद भी देख सकते हैं और हर ईयर के बाद भी देख सकते हैं, या फिर हर 5 साल के बाद भी देख सकते हैं, 10 साल के बाद भी देख सकते हैं। तो ये हर किसी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये निकालना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का पता लग जाता है। अब ऑब्वियसली कोई कंट्री अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ें और ज़्यादा कीमती सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी जीडीपी अच्छी होगी, और वहीं और दूसरी कंट्री अगर बाकी कंट्रीज़ की सर्विस लिए जा रही है और उन्हें कुछ दे नहीं रही है तो वो अपने आप ही थकी हुई कंट्रियों में काउंट हो जाएगी। और अगर इंडिया की इकोनॉमिक का भी कुछ नहीं किया गया तो वो भी कुछ साल बाद थकी हुई कंट्रियों में काउंट हो जाएगी। तुम आने वाले भविष्य हो, इसलिए तुम हमारी जीडीपी को बचा सकते हो, इसलिए मन लगा कर पढ़ो और अपने सपने पूरे करो। अब सेक्टर्स बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि हमको अलग अलग सेक्टर में होने वाली प्रोग्रेस का पता लगता रहता है। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे टर्शरी सेक्टर ने बूम किया है, मतलब कि 10 साल पहले तक वो कहीं भी नहीं था और आज जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसी सेक्टर का है। सेक्टर्स बनाकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। अब देखो, सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर्स में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और ये इंटरनेट, ये सभी चीज़ें आती हैं और इन सभी को बेसिक ह्यूमन नीड माना जाता है, इसलिए इनका डेवलपमेंट ज़रूरी था। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा डेवलप होना पड़ा। चलो ये तो हो गई प्रोग्रेस की बात, लेकिन अगर टर्शरी सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी सेक्टर पिछड़ रहा है और गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, सेक्टर्स का डिवीज़न करके हमको एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में ही पता लग जाता है। जैसे कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखी जाती है। जो भूल गए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है जब जिस काम को करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है उस काम को 5 लोग कर रहे होते हैं। ऐसे में लेबर बढ़ जाती है और इससे उस सेक्टर का ही नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ अगर 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर 2 लोग या तीनों को ही हटा दिया जाए तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वे बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये बात भी हमको डिफरेंट सेक्टर्स बनाकर ही पता लगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम जब से टर्शरी सेक्टर की तारीफ़ करे जा रहे हैं, तो टर्शरी सेक्टर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सेक्टर से अलग बनाती है, चलो जानते हैं। तो सबसे पहली तो इसकी ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि ये हमको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब की वजह से हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बैंक्स हमको मनी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ट्रेड और प्रोडक्शन ईजी हो जाता है। सेकंड, टर्शरी सेक्टर्स में होने वाली एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि टर्शरी सेक्टर की मशीन्स को यूज़ करके मिनरल को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। लेकिन टर्शरी सेक्टर में होने वाली एक्टिविटीज़ खुद से कोई गुड नहीं बनाती, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करती हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बिना किसी गुड्स को बनाए हुए भी ये इन सर्विसेज को सेल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमारा मार्केट ऊपर जाता है और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ होती है। तो मेन बात यही है कि टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और ख़ुद से कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है।
तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो अब की बार इसकी डेफिनेशन को डिटेल में जानते हैं। तो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और ऐसे में वर्कर अपने आप को एम्प्लॉयड समझता है, जबकि असल में वो कुछ काम नहीं कर रहा होता। जैसे हम किसी घर में पेंट करने वाले लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं। दीवार को पेंट करने के लिए 7 लोगों की ज़रूरत थी और तुमने 10 लोग काम पर रख लिए, तो इससे उन बेचारे पेंटर्स को पैसे बांटने पड़ेंगे। उस सेक्टर में काम कर रहे लोगों का ही नुकसान होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पेंटर्स में से कोई सिंगर भी हो और वो अपने टैलेंट की कदर ना करके एक पेंटर बन गया हो। तो अगर कोई अपने पोटेंशियल से भी कम काम कर रहा है तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, वो भी डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। अब डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से मिलता जुलता टर्म है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें एक इंसान काम भी करना चाहता है और एजुकेटेड भी होता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट विजिबल होती है। जबकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा था कि आदमी खुद की मर्जी से अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है और मोस्टली ये विजिबल नहीं होती है। चलो ये तो हो गया डिसगाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आखिर होता क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन कहती है कि एक संस्था जिसका कोई एक आदमी मालिक होता है या फिर इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, जो कोई सर्विस दे सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और गुड्स दे सकते हैं। और ऐसे एंटरप्राइज में वर्कर्स की संख्या हमेशा ही लेस देन 10 होती है। तो अब हमको बताना है कि इस सेक्टर में लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जा रहे हैं और आप ही वहाँ पर एम्प्लॉय हैं और आपको मालिक की बात माननी पड़ेगी। तो वो जब तक चाहे आपसे जब तक काम करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं और यहाँ पर ओवर टाइम के कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। सेकंड, यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी वहाँ से हटाया जा सकता है। और इन सेक्टर में गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं चलते हैं जो लेबर को प्रोटेक्ट कर सके। इस सेक्टर में काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं, तो उनके सिर पर काफ़ी कर्जा भी होता है, तो इसलिए वे कम से कम सैलरी मिलने पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का उनको एक्सप्लॉइट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वर्कर्स इतने कम पैसे मिलने पर भी बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि वे ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं। इनको अपनी रोज़ की मजदूरी करने के बाद भी अलग से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। चलो अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कैसे अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी कंपनीज गवर्नमेंट की डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड होती हैं और ऐसे में वे जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, पेंशन्स भी देती हैं, हेल्थ, और साथ ही साथ उनको पेड हॉलीडेज़ भी मिलती हैं, यानी कि उनकी छुट्टी के पैसे नहीं कटते। जबकि हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ पर उनको डेली वेजेस मिलती हैं और उसके अलावा उनको अलग से कोई पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही पेंशन होती है, ना ही रिटायरमेंट के बाद उनको कोई बेनिफिट मिलता है, ना कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है और उनके तो वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि पब्लिक सेक्टर किस तरह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ बटाता है। फर्स्ट, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यही सबसे पहली बात है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है। ये स्मॉल, मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को भी इनकरेज करता है और ये इंश्योर करता है कि जो हमें बेसिक गुड्स हैं वे हमको सही दाम पर मिल जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और इसको एक्सपेंड करके ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करता है ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके। हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जैसी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करके कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। ओके, चलो अब पूरा चैप्टर हो गया। हम एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और जीडीपी की ही बात किए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पर क्यों फोकस करना चाहिए और क्या इसके अलावा कोई अदर भी इश्यूज़ हैं जिनको हमको देखना चाहिए। चलो जानते हैं। तो सबसे पहले तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि 2000 में प्राइमरी सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट का शेयर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड थे। सेकंड, जीडीपी निकालने के बाद हमको सभी सेक्टर के शेयर का भी पता लग जाता है। जैसे भले ही ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हों, लेकिन
प्रोडक्टिविटी लेवल टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा है और इसलिए उसका मार्केट वैल्यू इन दोनों सेक्टर से कहीं ज़्यादा है, जो हमको जीडीपी निकालने के बाद ही पता लगता है। जीडीपी निकाल के हम एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का भी पता लगा सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, और उनको बचाने के लिए एसेंशियल स्टेप्स को ले सकते हैं ताकि उन पर अत्याचार ना हो और उनका भी डेवलपमेंट हो। जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके हम उन जगहों को पता लगा सकते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है और सभी सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जहाँ तक अलग फैक्टर्स पर फोकस करने की बात है तो वर्कर्स के वर्किंग एनवायरनमेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए और इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, और ऐसा कुछ करना चाहिए कि वर्कर को प्रॉफिट हो। एम्प्लॉयमेंट को रेगुलर करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले को सभी लॉज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट एट्सेट्रा। जैसा कि हमने पहले भी बोला, वर्किंग कंडीशंस को लेबर के फेवर में करना चाहिए ताकि काम आराम से हो सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उस एंटरप्राइज़ का ही फ़ायदा हो रहा है, सभी लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, और फालतू में किसी भी चीज़ की कमी को मार्केट में क्रिएट नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी सेक्टर्स को अपना वर्क ऑपरेट करना चाहिए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपकी कोई अलग क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।